चलिए प्यारे बच्चों, आज हम जंतुओं में पोषण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हम पौधों में पोषण के संबंध में अध्ययन किए थे और आज वहीं से आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। हम पौधों में पोषण के अंतर्गत स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, कीड़भक्षी और सहजीवी जीवाणुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ हम जंतुओं में पोषण के अंतर्गत देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लोग कैसे पोषण करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, और मनुष्य जैसे बड़े जंतु या बड़े प्राणी है ना, इसके अलावा अन्य जानवरों में किस प्रकार की पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए ये पौधों पर निर्भर होते हैं। विभिन्न जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे अमीबा है, कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। हाइड्रा है, स्पर्शकों के द्वारा, जैसे ये हाइड्रा है, स्पर्शकों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये अमीबा है, कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये भोजन का कण है और ये कूटपाद है। इसको फॉल्स फूड भी कहते हैं। कूटपाद मतलब असत्य पैर होता है। इसी के माध्यम से प्रचलन भी करता है और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए यह उसको धीरे से घेरने का प्रयास कर रही है, फिर इस प्रकार से उसको घेर लेती है। घेरने के बाद इसके अंदर का जो त्वचा होता है वह गल जाती है, अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो गल जाती है और यह अंदर हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा जो है पोषण करती है, भोजन ग्रहण करती है। अब हम देखते हैं ये हाइड्रा है। हाइड्रा जो है स्पर्शकों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है ना। ये स्पर्शक जो दिख रहे हैं है ना, ये पेड़ जैसे दिख रहा है, जबकि ये पेड़ नहीं है, ये एक जंतु है जिसको हाइड्रा कहते हैं। ये स्पर्शक हैं, 4-5 दिख रहे हैं, डगाली जैसे, शाखा जैसे है ना। इसी के माध्यम से यह अपने भोजन को पकड़ती भी है और बीच में उसका मुंह होती है, उसमें खाती भी है। और जब कभी भी इसको आराम करने की आवश्यकता पड़ती है तो पानी में जो भी शाखाएँ मिल जाती हैं जिसको ये पकड़ करके आराम से वहाँ पर विश्राम करती है। उसी प्रकार मेंढक देखिए, मेंढक जीभ के माध्यम से भोजन को पकड़ता है ना। और यह इतना तेज गति से होता है, पलक झपकते ही जीभ को निकालता है सांस से और भोजन को पकड़ के सांस से मुंह में खींच लेते हैं। वहीं पर हम लोग देखेंगे तितली। तितली में एक सूंड पाई जाती है ना। सूंड के माध्यम से वह फूलों के रस को चूसती है और इस प्रकार से ये भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे कशेरुकी जीवों में विकसित जबड़े होते हैं, दांत होते हैं और उन्हीं की सहायता से वह भोजन के बड़े व जटिल कणों को छोटे व सरल कणों में तोड़ती है। हम सबसे पहले देखेंगे मनुष्य में भोजन का पाचन। मनुष्यों में भोजन का पाचन है। मनुष्यों में भोजन के पाचन को जानने से पहले हम लोग मनुष्य के मुंह में दांत की जो संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचरणवक और चौथा होता है चरणवक, जो क्रमशः भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने तथा पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे भोजन को काटने का काम कौन करता है। भोजन को काटने का काम हमारे सामने में दांत दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 ये 4 ठो जो दांत है ये कृदंत कहलाते हैं। ये भोजन को काटने का काम करता है। किसी भी भोज्य पदार्थ को हम मुंह में ऐसे ले जाते हैं तो पहले ऐसे ही सामने में ले जाते हैं और वह जो है काट देती है। उसके बगल में एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार से ऊपर जबड़े में भी 2 ठो पाई जाती है, इसको रदनक कहते हैं। रदनक बहुत ही नुकीला होता है। अगर किसी अन्य जंतु जैसे हाथी के मामला में देखेंगे तो एक खीसा होता है उसमें, है ना। उसी प्रकार से ये दांत हमारे मुंह में बहुत ही नुकीले होते हैं। इनकी वजह से उसको फाड़ने का काम आता है ना। फाड़ने का, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अगला स्टेज में हम लोग अंदर तरफ जाएंगे तो अग्रचरणवक दिखता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 होते हैं और उसी प्रकार ऊपर जबड़े में भी इधर 2 और इधर 2, मतलब कुल मिलाकर के नीचे 4 और ऊपर 4, इनकी संख्या मुंह में कुल मिलाकर के 8 होती है। अग्रचरणवक है।
ये और चरणवक यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, ये कुल मिलाकर के 6 नीचे और 6 ऊपर, तो कुल मिलाकर के 12 चरणवक दांत होते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 5 इधर 10 और 10 ऊपर 20 दांत मिला करके भोजन को पीसने का काम करते हैं, है ना। पीस कर यहाँ पर जटिल और बड़े कणों को सरल और छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मुंह में दांतों की संरचना होती है और दांतों का जो क्रम होता है इसी क्रम में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या दिया हुआ है और स्थिति और आकृति और कार्य दिया हुआ है। तो कृदंत जैसे कि अभी मैं बताया, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ऊपर जबड़े में 4, नीचे जबड़े में 4, कुल मिला करके 8। सबसे सामने वाला दांत ये कृदंत, है ना। ये छेनी के समान होते हैं, इनका काम होता है काटना। उसके बाद रदनक, यहाँ पर 1, यहाँ 2 नीचे और 2 ऊपर, मतलब कुल 4 कृदंत के ठीक पीछे होता है और यह नुकीला होता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार अर्घचरणवक, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये 4 हो गया और 4 ऊपर जबड़े में पाए जाते हैं, कुल मिलाकर के 8, है ना। ये ठीक रदनक के पीछे होते हैं, चक्की के समान होते हैं और पीसने का काम करते हैं। उसके पीछे चरणवक होता है, ये नीचे 6 और ऊपर 6, है ना। टोटल 12 होते हैं और सबसे पीछे होता है, ये चक्की के समान होते हैं और इनका काम भी पीसना होता है ना। तो इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, एक जवान व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं और बाकी जो होता है वह उसके नीचे 32 से ज़्यादा दांत और नहीं होते हैं। उससे नीचे जो होता है वह उम्र के अनुसार छोटे बच्चों में, वैसे बच्चे तो पैदा होने के बाद बिना दांत के होते हैं, तो 1 साल 1.5 साल में जो है उनमें से दांत आना शुरू हो जाता है, दूध का दांत। और दूध का दांत ये 4 ही दांत होते हैं, 1 2 3 4, 4 दांत यहाँ और 4 दांत ऊपर, 8 दांत ही दूध के होते हैं। ये निकलने के बाद पुनः उगते हैं और बाकी जो दांत एक बार निकले तो फिर पुनः नहीं आते हैं, ठीक है। तो भोजन के साथ हम जो पोषक पदार्थ लेते हैं उनमें से अधिकांश का उपयोग शरीर में सीधे नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाता है ना। तो यह जरूरी हो जाता है कि उनमें ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिसका उपयोग शरीर कर सके। इसी क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पाचन की तरफ। भोजन का पाचन शरीर के भीतरी अंगों में होता है, शरीर के अंदर जो भी अंग पाए जाते हैं, है ना, उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप इस क्रिया को देख नहीं सकते, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है, यहाँ पर देखिए, ये मुंह से शुरू हो करके ये गुदा द्वार तक एक लंबी नली के रूप में होता है। सबसे पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे ऊपर जबड़ा और जीभ के ठीक नीचे लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ लिखा हुआ है, जहाँ से लार स्रावित होता है और हम जो भी भोजन जो है मुंह के अंदर डालते हैं, हमारे ये दांत जो हैं उनको काटने, चीरने और पीसने का काम करती हैं, है ना। जब तक उसको हम चबाते रहते हैं तब तक इसमें से लार निकल करके उसमें मिलते जाता है और भोजन जो है एकदम लसलसा चिकना हो जाता है ना, लुगदी के समान फिसलनदार हो जाती है। उसके बाद उसको ग्रास नली में धकेल दिया जाता है, ग्रसनी में धकेल दिया जाता है ना। और ग्रसनी से फिर ग्रास नली से होते हुआ आमाशय में जाती है। तो ग्रास नली और ग्रसनी की जो दीवार होती है बहुत ही संकुचनशील होती है ना, ये बहुत ही मुलायम होती हैं। भोजन के आकार के आधार पर ये फैल भी सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं। आमाशय में देखिए ये थैली के समान होती है। जितना भी हम लोग भोजन खाते हैं सबसे पहले यहीं पर आकर के इकट्ठा होता है, हम लोग खाते जाते हैं, पाचन होते जाता है, ऐसा नहीं होता है। भोजन जो है पूर्ण रूप से यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब इसकी दीवार भी बहुत ही संकुचनशील होती है ना, और इसके अंदर बहुत सारे अंगुली के समान विलाई पाए जाते हैं जो कि इसको फैलने में मदद करती है ना। इसलिए इस प्रकार यह बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पर भोजन में, यहाँ भी भोजन को पीसने का काम किया जाता है, आमाशय में भी। पीसते समय ये यकृत, यहाँ पर देख लीजिए, ये छोटी सी है ना दिखाई दे रही है यदि, इसको कहते हैं पित्ताशय। यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है और भोजन में जाकर के मिलता है। ये अमाशय है, अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये पीले कलर का छोटा सा संरचना दिख रहा है, इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और यह भी अग्नाशयी रस भी भोजन में जाके मिलता है। तो इस प्रकार से अमाशय में आते आते भोजन में 4 प्रकार के रस मिल जाते हैं। मुंह में सबसे पहले लार मिलती है, यहाँ पर आकर के पित्त रस मिलती है, अमाशय में जठर रस मिलती है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलके भोजन को और अच्छे से पीसते हैं और
गोंद के जैसे एकदम लुगदी जैसे बना देते हैं। ये अब और चिकना और फिसलनदार हो जाती है ना। उसके बाद में ये डिओडिनम होती है। यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ी मात्रा में यहाँ से भोजन जो है फिसल फिसल करके इधर आते हैं। ये जो छोटी संरचनाएं दिख रही हैं यहाँ पर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े, ये छोटी आंत्र कहलाती है। और ये जो बड़ी सी संरचनाएं दिख रही है इस प्रकार से, ये बड़ी आंत्र होती है। तो सबसे भोजन छोटी आंत्र, सबसे पहले भोजन जो है छोटी आंत्र में आती है। छोटी आंत्र में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा और खनिज लवण। खनिज लवण का अवशोषण रक्त की कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। यहाँ पर रक्त की कोशिकाओं का या रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछा रहता है जिसमें हमेशा रक्त जो है प्रवाहित होते रहते हैं, है ना। तो इन्हीं रक्त के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन और खनिज लवण को अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर बिना पचा भोजन और पानी बच जाता है जिसको बड़ी आंत्र में दे दिया जाता है। बड़ी आंत्र में पानी का अवशोषण कर जाता है। जिस प्रकार से इसकी दीवारें होती हैं उसी प्रकार से इसकी दीवार भी होती हैं। इसमें भी रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछा रहता है जिसमें रक्त जो है प्रवाहित होते रहते हैं और वहाँ पर पानी को जो है अवशोषित कर लिया जाता है। अब बिना पचा भोजन जो है बच जाता है। अब उसको यहाँ धकेल दिया जाता है। मलाशय दिख रही है यहाँ पर, देखो मलाशय में धकेल दिया जाता है। और जब ये मलाशय जो है पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसको हम लोग मल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक छोटी संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं सीकम, है ना, अपेंडिक्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आहार नाल होता है वह मुंह से शुरू होकर के गुदा द्वार तक जाती है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन जो है मुख्य रूप से छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र में होती है। अमाशय में भोजन का पाचन नहीं हो पाती है, वहाँ पर भोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। वैसे भोजन की प्रक्रिया तो मुंह से ही शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वह छोटी आंत्र तक जाते जाते पूर्ण हो पाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मीठे स्वाद वाला ऐसा पदार्थ कौन सा है जिसे आप लगभग प्रतिदिन खाते हैं। इस क्रिया को हम एक अन्य मज़ेदार क्रियाकलाप के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, आधा चम्मच आटा 1/4 बीकर में पानी में घोलिए। एक परख नली या छोटी शीशी में इस घोल की 10-12 बूंदें लेकर उसमें आयोडीन के घोल की 2 बूंदें डालकर यह जांच कर लें कि यह नीला या काला रंग देता है या नहीं देता है ना। आटा को थोड़ा सा पानी में घोल करके उसमें आयोडीन के 1-2 बूंद डालिए। अगर वह नीला या काला रंग हो जाता है तो ठीक बात है, और नहीं होता है तो भी ठीक बात है ना। मतलब अगर वह नीला या काला रंग हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है, अगर नहीं होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। तो 2 साफ परख नलियों पर कागज़ के चौकोर टुकड़े चिपकाएं और एक पर का और दूसरे पर खा लिखें। परख नली में आटे घोल के 25-25 बूंदें डालें। परख नली होठों से लगाकर उसमें थोड़ी सी लार डालें, है ना। परख नली में लगभग उतनी लार गिरनी चाहिए जितना आटे का घोल उसमें है। लार डालकर का परख नली को अच्छी तरह से हिलाइए, ठीक है। खा परख नली में लार नहीं डालना है, खा में नहीं डालना है, केवल का में डालना है। दोनों परख नलियों को आधे घंटे तक रखा रहने दीजिए। इसके बाद दोनों परख नलियों में आयोडीन की 2-2 बूंदें डालें और अपने परीक्षण के परिणाम को आयोडीन के साथ नीला या काला रंग आता है तो उस पदार्थ में मंड उपस्थित होता है, ऐसा परीक्षण करें। अब हम देखते हैं भोजन मुख गुहा से ग्रसनी द्वारा ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। अमाशय और आंत तथा पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं, अभी बताया हूँ, और मंड के शेष भाग तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भोजन के जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। इन सरल अणुओं को अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और ये रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसे स्वांगीकरण कहते हैं, है ना। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। और मुंह के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है, और रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो ग्रहण करके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है उसको स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अनपचा होता है, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बहिष्क्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में पाचन बाह्य कोशिकीय होता है, किंतु अमीबा जैसे जंतुओं में पाचन
कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि भोजन के कण सीधे कोशिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ पाचक रस का द्वारा उनका पाचन किया जाता है। इस प्रकार शरीर में भोजन लेने, उसके पाचन और शरीर द्वारा पचे भोजन का उपयोग करने तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को पोषण कहते हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थ को लेना, उसका पाचन करना और पचे हुए भोजन का शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा उपयोग करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यही पोषण कहलाती है। अब हम देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। तो आपने यह देखा होगा कि प्रायः गाय, भैंस, बकरी, है ना, और जो शाकाहारी जंतु होते हैं, है ना, जो हमेशा घास या पत्तों को खाते हैं, तो लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली करना मतलब जब भी हम लोग इन पशुओं को घर लाते हैं तो घर में जैसे लोग दोपहर में बांध के रखते हैं, तो वहाँ पर ये लोग मुंह को चबलाते रहते हैं, है ना, उसी को जुगाली करना कहते हैं। अब ये जुगाली क्यों करते हैं, किस कारण, क्या कारण है कि ये लोग जुगाली करते हैं? तो ये जो है घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं, जिसे रुमेन कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये चित्र में दिख रहा है, ये ग्रसिका है, ये चर रहा है, घास खा रहा है, ये रुमेन है। जब भी ये घास को खाता है, जल्दी जल्दी उसको यहाँ पर स्टोर करते जाता है, और यहाँ पर उसको चबाता नहीं है, चर के उसको सीधा रुमेन में इकट्ठा कर लेता है। ठीक है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, आंशिक रूप से, बहुत कम, है ना। इसे जुगाल या कड कहते हैं, जो उसको फिर से बाहर निकालते हैं और मुंह में उसको फिर चबाते हैं और फिर अंदर डालते हैं। इसी जुगाल को घास खाने वाले ये जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं तथा चबाते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ठीक है। ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। जो जुगाली करते हैं, है ना, रोमंथन करते हैं, उनको रोमंथी कहते हैं। घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितने भी जो घास फूस है या पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, है ना, उन सब में ये सेल्यूलोज जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जुगाली करने वाले जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन भोजन रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है ना। इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसमें रुमेन में एक विशेष जीवाणु उपस्थित होता है, और उसी के द्वारा सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है। वास्तव में सेल्यूलोज का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है, तो ये जीवाणु जो है उसको आसानी से पचाते हैं। मनुष्य एवं अन्य बहुत सारे जंतुओं में इन जीवाणुओं के न होने के कारण सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता। हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया जंतुओं में पोषण। तो इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना, उसको पीसना और रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करके शरीर के अंदर पहुंचाना, और बचे हुए जो अधपचे या अपचे पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना, यही पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक।